Hello everyone. So again I welcome you all in our next lecture which is based on monetary policy of India. इसके जो पहले के लेक्चर्स हैं आपको अगर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया को समझना है तो मेरे जो मैंने पहले के लेक्चर सीरीज डाली है मनी एंड बैंकिंग की वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि हमें ये स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है कि मॉनेटरी पॉलिसी को ऑपरेट कौन कर रहा है और इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है, ये इकोनॉमी को किस तरह से अफेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू इफ यू like this video, kindly click on the like button, and if you having certain queries and questions आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, राइट। इन दिस लेक्चर हम ये हमारा कंटेंट होगा जिसे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम आरबीआई के रोल को भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो मैं आरबीआई के रोल को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ मेरे पिछले लेक्चर में, बट अगेन मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल रहता है इस चीज़ में। एंड उसके बाद हम टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी डिस्कस करेंगे। ऑल्दो वो आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बट बाकी यूपीएससी एसएससी एग्जामिनेशंस में कई बार पूछ लेते हैं, तो वो मैं एक बार आपको बता दूंगा। इसके अलावा हम उसके टूल्स की भी बात करेंगे कि वो कौन कौन से टूल्स हैं या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें आप बोलते हैं जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट को कंट्रोल करने का या उसे मॉनिटर करने की कोशिश करता है। उसके बाद हम करंट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया पे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज यू नो जहाँ तक मॉनेटरी पॉलिसी की बात है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे असेस करता है ऑन एवरी क्वार्टर, या क्वार्टर का मतलब हर 3 महीना है, एंड एनालाइज करता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन का स्टेटस क्या है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करता है। एंड फाइनली हम एनालाइज और कंक्लूजन भी आपको देंगे कि क्या ये ठीक है, क्या नहीं है, क्या आरबीआई को करना चाहिए, वो चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम इस चीज को यहाँ पे समझते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का मीनिंग है कि इकोनॉमी में किसी तरह के अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा नहीं हो। स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं है या रिसेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। और फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनिंग इन दी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स कि पिछले 4-5 सालों से दो चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। शायद कभी भी नहीं हुआ ऐसा इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री में, या वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में ऐसा कभी नहीं हुआ। वो दो चीज़ें हैं कि एक तो इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, एंड ये एक बेसिक सी बात है कि जब भी इन्फ्लेशन ऊपर जाता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई एक तरह से, तो कहीं ना कहीं मार्केट में रिसेशन नहीं होता या मार्केट में बूम देखने को मिलता है, यानी कि ग्रोथ देखने को मिलती है। बट अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में पिछले आई मीन लास्ट 10 years आई वुड से, मतलब 2008 के रिसेशन के बाद में दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है। इन्फ्लेशन भी ऊपर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज नहीं हो रहा, मार्केट में बूम भी नहीं है, ग्रोथ भी नहीं है। तो ये सब सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है, राइट। सो ये जो बूम्स आते हैं मार्केट में, या जो भी इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं होती, उन सब चीजों के लिए बेसिकली दो पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है फिस्कल पॉलिसी, इसे आप बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे, अभी बिल्कुल नेक्स्ट में नहीं, एग्रीगेट डिमांड के बाद हम फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। और एक पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी। इस लेक्चर सीरीज में या इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। यहां मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दूं कि फिस्कल पॉलिसी इज अ डोमेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट मीन्स, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नथिंग टू डू विद दैट। फिस्कल पॉलिसी पूरी तरह से राइट है उसे मॉनिटर करने का, उसे कंट्रोल करने का, उसे मैनेज करने का, इसके सारे फंक्शंस जो भी है उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसे फ्रेम करेगा, पॉलिसीज को उन्हें इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करेगा। एंड इट इज समथिंग विच इज फ्रेम्ड वंस इन अ ईयर, जिसे आप बजट बोलते हैं, राइट। तो वो फिस्कल पॉलिसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, वही उसे मॉनिटर करता है, वही उसे रेगुलेट करता है, वही उसकी पॉलिसीज को फ्रेम करता है, इंप्लीमेंट करता है, बैंकिंग को कंट्रोल करता है, क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करता है। तो आप इन दो पॉलिसीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए, बिकॉज दोनों आती हैं एग्जाम में, आपके सिलेबस में भी है। तो फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी में, फिस्कल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हम पहले ये समझते हैं कि फिस्कल पॉलिसी क्या है। मैंने अभी भी आपको बताया कि फिस्कल पॉलिसी मींस व्हाट, जहां पे गवर्नमेंट जो बजटरी है चीजें हैं, जो बजट है गवर्नमेंट का, वही फिस्कल पॉलिसी है। इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं अभी इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी का अब हम बात करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की। इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। सी, पहले आप इसे समझिए। द मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट। आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये है कि आरबीआई जो लिक्विडिटी है या क्रेडिट है, उससे किस तरह से रेगुलेट करता है, किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट से वो मार्केट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। समहाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या किस किस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट को ग्रो करने की या फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप या उसे बिल्कुल फुल प्रूफ बनाने की कोशिश करता है। तो जो भी चीजें मार्केट को फैसिलिटेट करती हैं, मार्केट को जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, किस तरह से मार्केट में लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करना है, किस तरह से उसे वापस शॉक करना है, दैट मीन्स खत्म करना है, किस तरह से मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, किस तरह से मार्केट में जो रिसेशनरी फेज आ रहे हैं उन्हें रिमूव करना है। all those things which I just named, they all are they all are under the control of the monetary policy, और सब कुछ they all are being managed through the monetary policy of a country। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। बट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मॉनेटरी पॉलिसी के अगर ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात करूं, प्लीज आप तीन चीजें दिमाग में रखिएगा। फर्स्ट, पहला जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमी। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का। स्टेबिलिटी मींस व्हाट, ना तो रिसेशन और ना इन्फ्लेशन, दोनों को बैलेंस करके चलना। सेकंड जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमी को ग्रो करना, गेटिंग माय पॉइंट, एंड डेवलपमेंट। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ये सब मेन ऑब्जेक्टिव्स है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हम पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, एंड यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं इतना जरूर बता देता हूँ आपको वापस कि it was established on 1st April 1935 and nationalized in year 1949। नेशनलाइजेशन का मैंने पहले मतलब बताया था कि वो एक तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है उसके ऊपर, और वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने लगता है, दैट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ था ईयर 1949 के अंदर। यहाँ जो ये रोल्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, इससे पहले का जो लेक्चर सीरीज है मेरा, इससे जस्ट पहले का जो लेक्चर है, उसमें हमने फंक्शंस या रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। एक और चीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर दूं कि जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको प्लीज मनी एंड बैंकिंग के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करिएगा, और कोशिश करिएगा कि सारे लेक्चर्स को आप एक साथ गैप ना देके एक साथ देखें। तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे, डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे, और वो आप। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहे हैं कि ये टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा दूं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके दो टाइप्स हैं। पहला है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इनका मतलब क्या है, अगर मार्केट में रिसेशन है, रिसेशन मतलब मंदी है, मंदी मीन्स व्हाट, बिजनेस नहीं हो रहा है, मार्केट में मोमेंटम नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, डिमांड बिल्कुल श्रिंक कर गया है, मार्केट में बिल्कुल होपलेस है, डिप्रेशन की कंडीशन है मार्केट में। उन कंडीशंस के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करता है मार्केट में। वो कुछ ऐसे टूल्स यूज करता है जिससे कि मार्केट में पैसा आए, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एंड
इसके बिल्कुल इनवर्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। एंड जब मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, ड्यूरिंग दोज पीरियड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है, जहां पे आरबीआई जो मार्केट में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है उसे, उसके जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है मॉनेटरी पॉलिसी के, वो हम डिस्कस करेंगे, उन्हें मार्केट से निकालने की कोशिश करता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, तो इस पे हम वापस डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। अभी आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे कि जो टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है, इन्हें आप क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स भी बोल सकते हैं, इन्हें आप इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी बोल सकते हैं। और ये क्या है, इस चीज को समझना है। जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं वो क्वांटिटेटिव है, ट्रेडिशनल मेजर्स जिन्हें हम बोलते हैं, और राइट साइड में जो आप देख रहे हैं उन्हें हम क्वालिटेटिव सेलेक्टिव मेजर्स बोलते हैं। अच्छा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का डिफरेंस भी समझ लीजिए। इन्हें क्वांटिटेटिव मेजर्स इसलिए कहते हैं बिकॉज वी कैन क्वांटिफाई देम इन सम परसेंटेज, लेट्स से कि 10%, 12%, 15%, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव, समथिंग विच कैन बी क्वांटिफाई। एंड जब हम क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव मेजर्स की बात करेंगे तो दे कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, राइट। तो इसीलिए हम इन्हें क्वालिटेटिव सेलेक्टिव मेजर्स बोलते हैं। बहुत स्पेसिफिक मेजर्स होते हैं ये, और मार्केट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कभी भी नहीं डालते हैं, बट जो क्वांटिटेटिव या ट्रेडिशनल मेजर्स है उनका इम्पैक्ट मार्केट पे इमीडिएटली आता है, और ये बहुत इफेक्टिव भी रहते हैं। इनफैक्ट आरबीआई जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वांटिटेटिव मेजर्स पे उसका ज्यादा फोकस रहता है। जब भी क्वार्टर पे असेसमेंट होता है पॉलिसी का, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा कि वो हमेशा एक ही जगह फोकस रहता है कि मार्केट में सीआरआर घटेगा या बढ़ेगा, राइट, और उसी के ऊपर पूरी चीजें ऑपरेट। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटेटिव मेजर्स कौन कौन से हैं और वो किस तरह से काम आते हैं, इसी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यहाँ पे ये फर्स्ट मेजर है क्वांटिटेटिव मेजर्स की कैटेगरी में। एग्जैक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जब लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन मींस महंगाई बहुत ज्यादा है, प्राइसेस बहुत शूट अप हो रही हैं, एंड जो बहुत बड़ा पार्ट है सोसाइटी का, दोज हु आर अनप्रिविलेज्ड, आई मीन द पुअर पीपल, वो अफोर्ड नहीं कर सकते उस इन्फ्लेशन के प्रेशर को। तो वहां पे एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि उस जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है उसे कम किया जाए। अब वो प्रेशर कब कम होगा इन्फ्लेशन का, जब मार्केट से लिक्विडिटी शॉक होगा, नहीं होगा, या मार्केट से जब लिक्विडिटी को वाइप आउट कर दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो शूट अप हो रही थी वो नीचे के आ जाएंगे। उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स इशू करता है ओपन मार्केट के अंदर। जब वो बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में आती हैं, तो मार्केट उन्हें परचेज करता है। मार्केट, वो दे मे बी कमर्शियल बैंक्स, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। जो ट्रेजरी बिल्स, आपको पता होगा कि आरबीआई ट्रेजरी बिल्स भी इशू करता है, और कमर्शियल बैंक्स के लिए एक तरह से कंपल्सन होता है कि उसे वो परचेज करना ही पड़ेगा, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। तो जो वो बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज मार्केट में आएंगे, और इंस्टीट्यूशंस या जो भी इंडिविजुअल्स जब उन्हें परचेज करेंगे, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस, तो उनका जो बहुत बड़ा जो एक डिपॉजिट था, समथिंग विच कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ लोन, जिसको वो लोन कर सकते थे मार्केट को, वो पैसा आरबीआई के पास में चला जाता है। सॉरी, आरबीआई उस पैसे को अपने पास स्टॉक कर लेता है, और मार्केट में ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी कम हो जाता है। द मोमेंट लिक्विडिटी मार्केट में कम होता है, ऑटोमेटिकली मार्केट में डिमांड रिड्यूस होती है, और जब डिमांड रिड्यूस होती है तो अगेन डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, एंड दिस इज हाउ इस मेजर से क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। वाइस वर्सा, अगर मार्केट में लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो क्या करेगा, उन्हीं बॉन्ड्स को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले तो क्या कर रहा था, वो उन्हें परचेज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जब इशू कर रहा था सिक्योरिटीज मार्केट में, तो इंस्टीट्यूशन से परचेज कर रहे, तो उनका पैसा आरबीआई के पास चला गया। अब जब आरबीआई को लगता है कि नहीं, मार्केट में लिक्विडिटी खत्म हो गया है, मार्केट में रिसेशन आ गया है, मार्केट ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर क्या करेगा, वो जो सिक्योरिटीज
वो जो सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक्स ने या जो इंस्टीट्यूशंस ने परचेज किया था उन्हें वापस परचेज करता है। जब आरबीआई परचेज करेगा तो वो उन्हें पेमेंट करेगा कमर्शियल बैंक्स को। ऑटोमेटिकली कमर्शियल बैंक के पास पैसा इन्फ्यूज होगा, पैसा उनके पास आएगा तो वो उस पैसे को लोन में कन्वर्ट कर देंगे। आई होप आपको ओपन मार्केट ऑपरेशंस यहाँ समझ में आ गया है। बाद जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, इसे हम वापस एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए रेट्स एंड रेशियोज जो हैं उनकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जो आपके सिलेबस में है। जैसे कॉल मनी रेट जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं इसके आगे वाले बात करूंगा। बट जो बहुत प्रिवलेंट रेट्स हैं, जो बहुत ज्यादा जो पब्लिक जिसके बारे में थोड़ा बहुत समझती है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो है रेपो रेट, एक है सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, एक है एसएलआर दैट मीन स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो रेशियोज है जो इन जनरल पब्लिक भी अंडरस्टैंड करती है या जो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं इन रेट्स को। ये रेट्स भी बहुत हद तक, इनफैक्ट अगर मैं सीआरआर की बात करूं तो मार्केट गवर्नमेंट का सबसे आई वुड से कि पॉपुलर मेजर जो है सीआरआर रहता है, कैश रिजर्व रेशियो। तो पहले हमें इसे समझना है कि ये सीआरआर है क्या। हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं रेपो रेट की। अब हम रेपो रेट को पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि रेपो रेट होती क्या है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से इफेक्ट करती है मार्केट को। रेपो रेट और एक रेट और होती है बैंक रेट, मैं इन दोनों का डिफरेंस भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। रेपो रेट इज अ रेट ऑन विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। जैसे लेट्स से कि एज एन इंडिविजुअल मैं कहीं लोन लेने के लिए जाता हूं, राइट, तो वो मैं जिस बैंक में जाऊंगा तो वो मुझे जो रेट पे लोन देगा उसे बोलते हैं क्रेडिट रेट। गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली जब कमर्शियल बैंक्स लोन लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें पे करना पड़ता है आरबीआई को, उसे हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को कम कर दिया, रेपो रेट मींस व्हाट, इंटरेस्ट रेट, राइट। अब अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को कम कर दिया तो अनडाउटली कमर्शियल बैंक्स उनसे ज्यादा लोन लेंगे। अगर वो कमर्शियल बैंक्स उनसे ज्यादा लोन लेंगे, व्हाट विल हैपन, आप समझ सकते हैं कि अगर वो ज्यादा लोन लेंगे तो उनके पास में ज्यादा लिक्विडिटी आएगा बैंक्स के पास में। वो जो लिक्विडिटी बैंक्स के पास में आएगा उसे वो लोन कर देंगे मार्केट में इंडिविजुअल्स को। और आप समझते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट से किस तरह से बैंक उसमें 10 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करके मार्केट से प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। सो ये रेपो रेट जो है आपको समझ में आ गया होगा, ये वो रेट है जिसके ऊपर आरबीआई उन्हें लोन देता है। अगर आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन ज्यादा है तो वो रेपो रेट की रेट बढ़ा देगा, उससे कमर्शियल बैंक लोन कम लेंगे। अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में रिसेशन है, लिक्विडिटी की कमी है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को रिड्यूस कर देगा। देयरफॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट गोज डाउन फॉर द कमर्शियल बैंक्स, वो ज्यादा लोन लेंगे और मार्केट को ज्यादा इन्फ्यूज करेंगे। रेपो रेट्स की सिमिलर एक और कॉन्सेप्ट है बैंक रेट, और एक और कॉन्सेप्ट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये वो रेट है जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसा डिपॉजिट करते हैं कमर्शियल बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 1% का डिफरेंस हमेशा मेंटेन होता है। दैट मींस रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कितना परसेंट, 1% का, और रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से 1% यूजुअली इन जनरल ज्यादा रहता है। एक और कॉन्सेप्ट जो है इससे रिलेटेड वो है बैंक रेट। देखिए रेपो रेट और बैंक रेट मोर और लेस सेम है, बट दोनों में एक डिफरेंस है। रेपो रेट पे जब लोन देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को, तो वो जो लोन देता है वो कोलैटरल सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में देता है। किसके अगेंस्ट में देता है, कोलैटरल सिक्योरिटीज के फॉर्म में देता है, उसके अगेंस्ट में वो लोन देता है। जबकि बैंक रेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से किसी भी तरह की कोई कोलैटरल सिक्योरिटीज नहीं रखता। कोलैटरल सिक्योरिटीज मींस व्हाट, कि आपको जैसे लेट्स से कि हम जब बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमारे घर को कोलैटरल सिक्योरिटी की फॉर्म में उसके डॉक्यूमेंट्स रखवा लेता है। इन केस कल को हम लोन पे नहीं करते हैं तो बैंक के पास ये राइट है कि वो हमारी प्रॉपर्टी को सेल करके क्या कर सकता है, अपने लोन की रिकवरी कर सकता है।
आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ आगे, तो यहाँ पे हमने 3 रेट्स डिस्कस किए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट। ये मैं अभी अभी आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा फिर समझा देता हूं कि द रेट एट विच आरबीआई टेक्स शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज रिजर्व रेपो रेट। गेटिंग माय पॉइंट, यानी कि जिसके ऊपर आरबीआई टेक्स शॉर्ट टर्म क्रेडिट, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे जब यूज करता है जब बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में आ जाता है, तो वो जब डिपॉजिट्स लेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से या शॉर्ट टर्म क्रेडिट जब लेगा, तो वो पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाली स्लाइड में कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट में यूजुअली 1% का डिफरेंस रहता है। रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से हमेशा 1% यूजुअली ज्यादा ही रहता है। गेटिंग माय पॉइंट, मतलब मैं आपको ये ऐसा नहीं कि ये रहेगा ही 1%, बट इन जनरल ये 1% ज्यादा रहता है। हालांकि इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। रेपो रेट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कीप ऑन चेंजिंग, राइट। सो आई होप आपको रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट समझ में आ गया है। रेपो रेट कोलेटरल सिक्योरिटी के ऊपर दिया जाता है, एंड जो बैंक रेट है वो उसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती। अगर कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। एंड रेपो रेट के अंदर क्योंकि वहां सिक्योरिटी है एक, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा अनडाउटली वो कम होगा बैंक रेट के कंपेयर। अभी ये देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है डिपॉजिट एंड बैंक रेट। वो बैंक रेट वो वाला मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, वही आप इसको वही सेम चीज समझ लीजिए। और यहाँ पे मैंने आपको जैसा बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा, रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई बैकअप नहीं होता, आरबीआई के पास कोई सिक्योरिटी। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहे हैं, दैट इज सीआरआर, और बहुत पॉपुलर मेजर है मॉनेटरी पॉलिसी का। इनफैक्ट सबसे ज्यादा अगर कोई एक्सरसाइज करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी टूल को या किसी इंस्ट्रूमेंट को, दैट इज सीआरआर। ये सीआरआर है कैश रिजर्व रेशियो। अच्छा, पहले हम इसे समझते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास में मेंटेन करना होता है, और इसे वो अवॉइड नहीं कर सकते। उसी रेट को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इन जनरल ये 4% के आसपास चलता है, मतलब मैक्स टू मैक्स 5 जा सकता है, या डाउन साइड में 3.5 तक जा सकता है। इससे ज्यादा वेरिएशंस आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज और वो भी जो चेंजेस होते हैं वो बेसिस पॉइंट पे होते हैं, बेस रेट पे होते हैं। ऐसा नहीं कि उठा के आपको 4 से 5% कर दिया, मतलब मार्केट में बहुत जबरदस्त फ्लक्चुएशंस आएंगे अगर आरबीआई ने सीआरआर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस कर दिए। अच्छा, इसे आरबीआई यूज कब करता है? सी, जब कोई शॉर्टेज ऑफ कैश हो जाए, या उसे मनी कंट्रोल मार्केट में जो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो गई है और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, उसे कंट्रोल करना है, तब भी आरबीआई इसे यूज करता है। अच्छा, इट्स अ टू वे प्रोसेस, आप इसे दोनों साइड से यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको लगता है मार्केट में पैसा कम है, तो क्या करेंगे? पैसा कम है तो आरबीआई क्या करेगा? सीआरआर की रेट कम कर देगा। लेट्स से कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीआरआर की रेट को कम कर दिया, तो क्या होगा? बैंक्स के पास में ज्यादा पैसा होगा देने के लिए। ज्यादा पैसा देंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी आएगा। इसको आप एक ऐसे एग्जांपल से समझिए कि लेट्स से कि एक बैंक ब्रांच के अंदर 100 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं, एंड 100 करोड़ के डिपॉजिट्स पे 4% का सीआरआर का रेट है। दैट मींस 100 करोड़ में से 96 करोड़ रुपीस कहां चला जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। दैट मींस वो कमर्शियल बैंक कितने को लोन कर सकता है? वो बैंक लोन कर सकता है 96 करोड़ को। अब आरबीआई को लगता है कि नहीं, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और कंट्रोल नहीं हो रही, तो आरबीआई क्या करेगा? उस 4% को 5% कर देगा, लेट्स से। हालांकि वो पूरा 1% से नहीं करेगा वेरी, बट जस्ट अज्यूम कि उसने 1% से वेरी कर दिया। जैसे वो 1% इंक्रीज करेगा, अब 5% मेंटेन करना पड़ेगा कमर्शियल बैंक्स को। किसके पास में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। जब वो उसे मेंटेन करेंगे तो अब लोन कितने का किया जा सकता है कमर्शियल बैंक्स के एंड पे? सिर्फ 95 करोड़ रुपीस का, यानी 1 करोड़ रुपीस का जो एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट से खत्म हो गया। इसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई को लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम है, तो वो 4% को 3.5 कर देगा, तो 9 जो करीब करीब 96,050 लाख रुपीस, 96 करोड़ और 50 लाख रुपीस मार्केट में इन्फ्यूज हो जाएगा। तो इसे आप दोनों साइड यूज कर सकते हैं। और एज आई सेड कि ये आरबीआई का बहुत पॉपुलर मेजर है, जिसमें कि बैंक्स को अपने
टोटल डिपॉजिट्स का सर्टेन अमाउंट आरबीआई के पास में कैश की फॉर्म में रखना होता है, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। करेंगे स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसे भी मैं आपको समझा देता हूं कि जितने भी बैंक्स होते हैं उन्हें अपने टोटल डिपॉजिट्स का, गेटिंग माय पॉइंट, अपने टोटल डिपॉजिट्स का सर्टेन पार्ट खुद के पास में मेंटेन करना होता है। वो गोल्ड की फॉर्म में हो सकता है, कैश की फॉर्म में हो सकता है, बट वो बैंक के खुद के पास होना चाहिए एज अ सिक्योरिटी। इन जनरल ये सीआरआर से बहुत ज्यादा होता है, इनफैक्ट ये 20-21% चलता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये आरबीआई को भी ये चीज, एवरीबडी नोज इट, जो इकोनॉमिक्स को थोड़ा बहुत भी समझते हैं उन्हें पता है कि कमर्शियल बैंक्स एसएलआर को मेंटेन नहीं करते हैं। वो आई मीन इवन आरबीआई नोज अबाउट इट कि एसएलआर को मेंटेन नहीं होता है, उसके अपने कुछ रीजंस हैं। इसीलिए जब भी अगर एसएलआर बढ़ेगा भी तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा इकोनॉमी के ऊपर। इसीलिए जो जो चीज एक्सरसाइज करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा मॉनेटरी कंट्रोल या क्रेडिट कंट्रोल के लिए, वो क्या है, वो बेसिकली सीआरआर को ही यूज करती है। तो एसएलआर और सीआरआर का फर्क सिर्फ इतना सा है कि एसएलआर में खुद के पास में रखना होता है पैसा, और सीआरआर में, जिसको आप अवॉइड करते भी हैं और करते हैं बैंक, और सीआरआर वो है जहां पे उन्हें आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो आप अब यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आने लगी होगी कि जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हो तो उसे इंक्रीज कर देंगे। अब हम आते हैं हमारे क्वालिटेटिव मेजर्स। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे क्वांटिटेटिव मेजर्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। अच्छा, क्वालिटेटिव मेजर्स क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। मैं यहीं पे इसी स्लाइड में आपको ये ओवर कर दूंगा। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव मेजर है दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ऑफ राशनिंग या राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसको आप ऐसे समझिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को ही लोन करना है, हर किसी को लोन नहीं करना। जैसे कि राशन की शॉप पे एक इंसान जो आईटीआर भरता है या जिसकी पेइंग कैपेसिटी है, वो कभी भी आपको राशन की शॉप से उसको राशन नहीं मिलेगा, गेटिंग माय पॉइंट, या उसे बहुत रिलैक्स्ड प्राइस या जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कम प्राइजेस होती है उस पर चीजें नहीं मिलेंगी। राशनिंग कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए होती है जिनके पास बीपीएल कार्ड हो। तो वो लोग जो होते हैं वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, राशनिंग कर दिया, यानी कि कुछ स्पेसिफिक क्लास ऑफ सोसाइटी को ही सामान मिलेगा। वैसे ही आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के लिए क्रेडिट की राशनिंग कर देता है कि आपको लोन मैन्युफैक्चरिंग को देना है, एग्रीकल्चर को देना है, और इन इंडस्ट्रीज को नहीं देना। गेटिंग माई पॉइंट। तो जब क्रेडिट ऑफ राशनिंग हो जाती है या राशनिंग ऑफ क्रेडिट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आप सेकंड पॉइंट देखिए, चेंज इन लेंडिंग मार्जिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चेंज इन लेंडिंग मार्जिन का मतलब होता है कि आरबीआई एज अ सिक्योरिटी मार्जिन मेंटेन करके चलता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आज से करीब 2 साल पहले लेंडिंग मार्जिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 20% लेके चल रहा था, और 20% ही था। इसका मतलब ये है कि अगर किसी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 30 लाख आ रहा है तो ये ऐसा नहीं है कि बैंक 30 लाख की प्रॉपर्टी पे 30 लाख का लोन दे देगा। नो, ऐसा नहीं है। क्यों? इन केस अगर वो जिसने लोन लिया है, अगर कल को उसने लोन नहीं पे किया, रिपे नहीं किया, तो 30 लाख की प्रॉपर्टी पे 30 तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही हो गया, आप इंटरेस्ट कैसे कवर करेंगे? इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसमें 20% का मार्जिन मान के चल रहा था। दैट मीन्स कि 30 लाख की प्रॉपर्टी पे 24 लाख तक का लोन सैंक्शन किया जा सकता है। इन केस अगर कोई लोन रिपे नहीं करता है तो इंटरेस्ट अमाउंट उस 6 लाख में से मैनेज किया जा सकता है। अभी कुछ टाइम पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जब उसे लगा कि मार्केट में रिसेशन है, उन्होंने उस लेंडिंग मार्जिन को 10% कर दिया। जब उन्होंने उस लेंडिंग मार्जिन को 10% कर दिया तो जिस प्रॉपर्टी 30 लाख की प्रॉपर्टी में पहले 24 लाख का लोन मिल रहा था, अब उसी सेम प्रॉपर्टी पे आपको कितने का मिलेगा? 27 लाख का। तो अनडाउटली वहां पे आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड चेंज इन लैंडिंग मार्जिन। बाद के जो 2 पॉइंट, मॉरल सुएजन एंड डायरेक्ट कंट्रोल, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स देता रहता है, उन्हें कहता रहता है कि आप इस तरह से करिए। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे पेरेंट्स हमें प्यार से घर में समझाते हैं कि भैया ऐसा नहीं करना है, रात को लेट घर पे नहीं आना है, आपको पेरेंट्स की बात माननी है। सिमिलरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्हें मोरल ग्राउंड पे या उन्हें डायरेक्टिव्स देता है टाइम टू टाइम कि आप इन चीजों को इस तरह फॉलो करिए, इस तरह से फॉलो मत करिए।
आई होप यू रियली एंजॉयड दिस लेक्चर। यहाँ पे ये पूरा मॉनेटरी पॉलिसी का एक लेक्चर है। लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं डिस्क्रिप्टिव, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट उस पर्सपेक्टिव से और कई बार पूछा भी जाता है। तो आई होप आपको आज ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। इफ यू हैविंग सर्टेन क्वेरीज, एंड प्लीज डोंट मिस टू लाइक और सब्सक्राइब दिस चैनल।